वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और अब हम अपना फोकस लेके चलते हैं कहाँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सुपर 8 मैच की तरफ, जो कि पहला मैच है, ओपनिंग मैच है सुपर 8 का। ये कल खेला जाएगा और प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। और हम जानते हैं कि कोलंबो ने अभी तक क्या बिहेवियर दिखाया है इन टर्म्स ऑफ पिच और क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ज़्यादातर टीम जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो जीते हैं। आज बारिश काफ़ी हुई है कोलंबो में, उम्मीद यही करेंगे क्योंकि कोई रिजर्व डेज नहीं है सुपर 8 में, तो अगर कोई बारिश से मैच अबैंडन होता तो एक एक पॉइंट मिलेगा टीमों को। तो ये भी एक बड़ी ऐसी चीज़ होगी जो आई थिंक टीमें अपने माइंड में रखेंगी। खैर, साथ ही साथ वो लोग हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये भी बता दें कि हमने अपने 4 पैनलिस्ट से कहा था कि अपने 11 बताएं पहले मैच के, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज माइक हैसन जो कि हेड कोच है पाकिस्तान टीम के, उन्होंने कौम को बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया है। उस्मान तारिक, बाबर आजम और अबरार, इनके रोल और एज अ थिंक टैंक वो क्या सोच रहे हैं, उनको सुनते हैं फिर बात करेंगे। ओके, तो हमने इनकी बात सुनी। पहले पार्ट में उस्मान तारिक के बारे में जो कीवर्ड मैंने जो समझा वो ये है कि वो हमारे बैक एंड पे जो बॉलिंग है उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल सूटेड है। इज़ बीन डूइंग हिज रोल ब्रिलियंटली एंड वी एग्री विद दैट। लेकिन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको लाया जा सकता है मिडिल ओवर्स में या इमीडिएटली आफ्टर पावर प्ले, इसका कोई साइन इन्होंने दिया नहीं। हफीज़ से स्टार्ट करते हैं। हफीज़, पहले पार्ट की बात करेंगे उस्मान तारिक के बारे में, और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारा अटैकिंग और डिफेंसिव ऑप्शन है वो, लेकिन बैक एंड इस सोच का, क्योंकि जब आप जो सबसे पहला कोचिंग में या कप्तान जब आप बनते हैं तो सबसे पहले जो आपका रोल है वो ये है कि आप प्लेयर के पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि उसका पोटेंशियल कितना है, फिर उसकी राइट यूटिलाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वो शायद अभी भी उस्मान तारिक के पोटेंशियल को भी पूरा जज नहीं कर सके अभी तक जो मुझे, और यूटिलाइजेशन उनकी मैं समझता हूँ कि अगर वो अटैकिंग जोन में करेंगे इट विल बी नॉट विन एनी गेम हैविंग हिम इन द स्क्वाड। अगर आपने मैच जीतना है और उस्मान तारिक इम्पैक्टफुल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी प्लेयर को खिलाने का। तो मेरी समझ में ये वाली स्टेटमेंट इसलिए नहीं आती कि मेरे पास अगर उस्मान तारिक होगा एज ए कप्तान तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं उसको तब यूज़ करूँ जब वो मुझे विकेट दिलवाए। मुझे उसके 4 ओवर में 4 चाहिए। मुझे 20 रन के ऊपर विदाउट अ विकेट इज़ नॉट थिंग आई वांट फ्रॉम उस्मान तारिक। मुझे चाहिए वो 30 रन दे, 4 आउट करे, 40 दे, 5 आउट कर दे, मैं उसको ऐसे यूज़ करूँगा। उनका ये एडमेंट होना, ये वजह भी हो सकती है कि शाहीन फॉर्म में नहीं है, नसीम को अभी तक खिलाया नहीं है, तो डेथ ओवर्स फिर किससे कराएंगे? आपका ये सवाल बड़ा पावरफुल है और लॉजिकल भी है। आई थिंक कि शायद उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, जो कोचेज़ होते हैं वो ये कहेंगे कि इसका जो काम है वो काम करे, अगर नहीं है तो फिर ब्लेम भी उसी का, आपने अपना काम नहीं। इसलिए वो अभी भी अपने उसमें वो यही रोल डिफाइन करके बता रहे हैं कि बाबर ये रोल है, उस्मान तारिक का ये रोल है, 2 हमारे पास जो ऑलराउंडर है उनका ये रोल है, एंड दैट्स इट। देयर इज़ नथिंग। जो हम बात कर रहे हैं कि यार ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि उस्मान तारिक को इंडिया के पहले 6 के बाद 1 ओवर करवा देते, 10, 11, 12, 15 के बीच में 1 ओवर करवाते, 2 एंड में ले जाते। क्योंकि अगर हमारे डेथ बॉलर्स नहीं कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे तो ये डेथ में ये उनको साथ दे सके, विकेट भी ले ले और इकोनॉमिकल भी हो जाए। तो हो सकता है वो उसकी सोच जो है वो ऐसी नहीं है। एक बात जो हफीज़ की उसकी थोड़ा सा मैं एग्री करूँगा कि शायद ज़्यादा बेहतर बॉलर हो, उसे ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट करके दिखा दें, अगर आप उसको 1-2 ओवर पहले करवा दें और 2 बाद में करवा दें, ये भी हो सकता है। बट एज ए एक्स हेड कोच मैं बैक करूँगा हेड कोच माइक हैसन को, क्योंकि वो इनसाइड है और इनसाइड जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है और इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर ये प्लान बनते हैं। अगर तो ये चीज़ है कि जी इन्होंने उनको ये रोल दे दिया, तो ये रोल उन्होंने वहाँ जाके कंडीशन डिपेंडेंट रोल नहीं है, ये फिर पहले से डिसाइडेड था बिफोर लिविंग पाकिस्तान। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यही बॉलिंग की है, उस्मान तारिक आखिर में आए हैं और उस वक्त भी शायद शाहीन स्ट्रगल करे थे। तो आई थिंक ये माइंड पहले ही मेकअप कर लिया गया था कि उस्मान तारिक का ये रोल है, उस्मान खान का फिनिशर का रोल है, एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। इज़ नॉट डिपेंडेंट कि जी प्रेमदासा ऐसे सरफेस है, पालक के लिए ऐसे सरफेस है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देखें अब इसको सामने रखते हुए जो हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है मैच में, और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसको सामने रखते हुए ये समझ आती है कि हारिस रऊफ़ को भी ड्रॉप करने की यही वजह थी, क्योंकि उनका फिर मेन काम मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स था। और जो हफीज़ भाई बात कह रहे हैं कि मुझे रन बेशक दे दो पर विकेट्स ले दो, वो आई गेस उन्होंने उस प्लान को बदला, क्योंकि हारिस रऊफ़ हमारे लिए मिडिल ओवर्स में डेथ ओवर्स में यही करते थे। वो उनके रन बेशक लीक हो जाते थे पर वो विकेट्स लेते थे। तो आई थिंक उस रोल को और उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बदला गया है, और श्रीलंका को सामने रखते हुए ये सोचा है कि फिर हम इस तरह के स्पिनर से कंटेन करते हैं, मे बी विकेट्स दूसरी साइड से मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये स्ट्रैटेजी काम कर
बट मैं ये बात से 100% एग्री करती हूँ, जब इस तरह का बॉल आपके पास हो उसका बेहतरीन पोटेंशियल जो होता है एज अ विकेटिंग बॉलर होता है, क्योंकि T20 में वापस भिजवा देंगे। असल में शायद मसला यही हो सकता है कि आपने अगर उनको शो में देखा कि तो पीछे कोई है नहीं, दैट इज दी प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब आप ऊपर से ओवर गुजारने जाएंगे तो आप पे प्रेशर तो आएगा। आपको नवाज ने आउट करके दिए, शादाब ने भी आउट करके दिए, अभी जो रिसेंट पास में चल रही है 4-5-3 मैच पहले, तो शायद एक ये भी सोच उसकी आती होगी यार ये फॉर्म में है, ये विकेटें लेके दे रहे हैं, हो सकता है डेथ हमारा जो है ना वो बिल्कुल वैसा लग रहा है, तो इसलिए उसको डेथ में ले गए। उन्होंने ये बात की है, हाँ नवाज शादाब अपना रोल कर रहे हैं, तो वो शायद इस वजह से। बट जो हफीज़ बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर सिचुएशन मोमेंटम किसी और तरफ जा रहा है और वो कर रहे हैं तो क्या आया फिर भी ऐसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसी बात को लेके चलूंगी कि फॉर एग्जांपल इंडिया के मैच में शादाब का पहला ओवर अच्छा नहीं हुआ, अबरार का ओवर अच्छा नहीं हुआ, दूसरा ओवर लाने की जरूरत नहीं थी अबरार को, फिर आप उस वक्त तो कम से कम उस्मान को लेके आते ना, जब आपके वो बॉलर्स जिनको आपने मिडिल का रोल दिया और उनसे नहीं हो रहा, तो रादर देन उन्हीं को दोबारा लेफ्टीज के अगेंस्ट लगाने की उस वक्त आप इनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी, सब लोगों ने खेल के सीखी हुई है, उन्होंने पढ़ के सीखी है। देखिए इसमें एक सेकी भाई दो चीज़ें, एक होता है आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, एक होता है कि जिसके रोल डिफाइन होते हैं। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि पावर प्ले के बाद शादाब और नवाज मिडल फेज में तो वो बॉल कर रहे हैं, वो आउट भी कर रहे हैं, उनका रोल कि वो उस फेज में आके उन्होंने बॉल करना है। लेकिन जो इम्पैक्ट है, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये हमारा इम्पैक्ट बॉलर है, ये हमारा टर्म का, तो इम्पैक्ट बॉलर को आप सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हो। ठीक है, वो डेथ में आपके पास जिस तरह आपने कहा कि आपके पास वो है तो ये अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस तरह पहले इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह ईशान किशन खेल रहा था, तो वहाँ पे अगर ये आपका टर्म कार्ड है तो आपने वहाँ पे क्यों यूज़ नहीं किया? इस तरह डिफेंसिव नहीं हो सकता ना। देखिए वो अटैकिंग ही होगा। हफीज, इस तरह जो हम 2009 वर्ल्ड कप जीते थे या उससे पहले, हमारे जो कोच कह रहे हैं ना कि हर प्लेयर का वो रोल डिफाइन है, हमारा भी उस टाइम था, उसमें शाहिद भाई ने प्ले के फौरन बाद 7 ओवर उसने करना था, 12-13 पे फिनिश करना था। सईद अजमल का रोल और वो इम्पैक्ट वो उसका भी डिफाइन था कि वो अगर जहां पे जरूरत पड़ती थी तो मैं एक आध ओवर कर रहा था या सईद अजमल, और फिर एंड पे हम आते थे पावर प्ले के ये सेकंड फेज में या डेथ के ओवर में। तो कुछ होते हैं आपके इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, कुछ आपके रोल डिफाइन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए रोल डेफिनेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, प्लेयर को पता है उससे क्या रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना भी स्टिफ नहीं होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी ना हो सिचुएशन के हिसाब से आप यूज करें। अब आप ये देखें ना, एक बॉलिंग कोच जो है इसको कब इन्होंने डिप्लॉय किया है, कब इसकी एक तो वो फास्ट बॉलिंग कोच है, हाँ बट वही ना, उसको इनका कितना पता है, इनको कितना पता है, स्पिन का कितना पता है, और वो कितना वो प्लान्स बना सकता है, क्योंकि बॉलिंग के जितने भी प्लान्स बनते हैं आजकल मॉडर्न डे में, आजकल जिम्मेदारी आ जाती है बॉलिंग कोच के ऊपर। और सकलैन भी फिर बात ये कि अगर एक बॉलिंग कोच रख रहे हैं और आपने खिलाना एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है, तो फिर वो स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए। स्पिन बॉलिंग कोच लेके नहीं गए। इसमें भी चले आप स्पिन की बात कर रहे हैं तो मैं जो बात माइक हसन की सुनी थी अभी, उसमें जो हिंट उन्होंने दी है वो ऐसा लग रहा है कि शायद अबरार उनकी फर्स्ट चॉइस ना हो। उन्होंने कहा कि हम स्पिन हैवी हैं, 6-7 स्पिनर हैं, बट आर his role when he is required, which gives a suggestion that he might not be the first choice. जो कि मुझे थोड़ा सा ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि आपको ज़रूर फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है, आपको बेहतर चीज़ें लेने की अगर कहीं पे भी मौका मिले, क्योंकि आप कहीं पे भी स्टिफ नहीं हो सकते। जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेलते हैं, आप बैक करते हैं प्लेयर, लेकिन आपके पास बाकी जो टैलेंट बैठा हुआ है, आपने उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो मेरे अपने ख्याल में सेम टीम ऑन टुमारोज गेम नॉट अंडरस्टैंडेबल। जी, कहीं भी ऐसा हिंट नहीं है कि फ़खर जमान की कोई बारी आने वाली है या नसीम की आने वाली है। इन्होंने बाबर पे बात की है, वो भी हम आगे बात करेंगे, और हमारे चारों पैनल ने अपने प्लेइंग 11 सजेस्ट किए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे फॉर टुमारोज गेम। तो साथ रहिएगा, हमारे देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की। और अभी हमने माइक हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने कुछ हिंट्स दिए कि क्या रोल होगा उस्मान तारिक का, अबरार का, बाबर पे हम बात करेंगे, और उसके अलावा फिर साइम अयूब पे भी बात हुई। हमने अपने चारों पैनलिस्ट से उनके 11 मांगे थे सिर्फ पहले मैच के लिए, जो कि प्रेमदासा में खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने असर वसूख का इस्तेमाल करके टीम तब्दील नहीं की होगी, किसी ने भी। हमारे लोगों पर किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला ना कि आखिरी वक्त पर टीम चेंज करने की है?
कोई पिच से साबित पह- कप्तान होने का पिच कोई से प्रेशर? पहले ही हमने आपको दे दिया टीम, अब और कितना बस पहले? ठीक, अब मैंने तो नहीं जानना था। सकलैन मुश्ताक, हमारे फॉर्मर हेड कोच, ब्रिलियंट स्पिनर, आपकी प्लेइंग 11 अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान की क्या होगी अगर आप वहां पे होते? साहिबजादा फरहान ओपन, उनके साथ बराज ओपन करेंगे। 3 नंबर पे फखर जमान, 4 पे सलमान आगा, 5 पे उस्मान खान, 6 पे शादाब, 7 पे नवाज, 6 पे फ़हीम, 8 पे 8 पे फ़हीम, 9 पे शाहीन आफरीदी, 11 पे नसीम शाह और 11 पे उस्मान तारिक। आपने अच्छा, ये- शाहीन और नसीम और फ़हीम अपने 3 पेसर्स का ऑप्शन रखा है जी। और आपने भी अबरार को नहीं किया है। आपने बाबर को ओपन करवाया है, फ़खर जमान भी आपकी टीम में मौजूद है। साइम को बिठाया आपने। फ़खर जाएगा चौथे पे, 3 पे सलमान आगा, मैं उसका नंबर चेंज नहीं। तो अच्छा। ये जो है मैंने बाबर को अपने उसके नंबर पे ले गया हूँ। साहबजादा फरहान जो है वो माशाल्लाह कर ही रहा है अच्छा। और सलमान आपने 4 पे लिखा हुआ है, सलमान जाएगा 3 पे, फ़खर आएगा 4 पे, क्योंकि बट ये फ़खर- 11 आपके हैं। ये 11 मेरे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बीइंग अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, आपने उस्मान तारिक रखा है, आपने पेसर्स को ज़्यादा तरजीह दी है प्रेमदासा में, आपने अबरार को बाहर रखा है स्पेशलिस्ट स्पिनर, कोई ख़ास वजह इस चीज़ की? देखिए 2 तो जेन्युइन मेरे पास बॉलर हैं, एक है नसीम शाह और एक है शाहीन अफरीदी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रेमदासा में मैंने फ़हीम अशरफ को क्यों रखा? ठीक। अच्छा, अब ये है कि फ़हीम अशरफ नया गेंद अच्छा कर लेता है, मुझे यूटिलाइज़ करना है शाहीन अफरीदी को बहुत अच्छे तरीके से। यानी पहला 1 ओवर नया किया, उसके बाद जो है अशरफ एक नया गेंद कर सकता है, नया ओवर। मैंने इसका कोटा ऐसा रखा हुआ है कि 4-4 ओवर वाले मेरे पास 3 ये बॉलर हैं। उस्मान तारिक 4 ओवर, नसीम शाह 4 ओवर, शाहीन शाह 4 ओवर, फ़हीम अशरफ 2 ओवर। उसको कंडीशनली हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन के एतबार से। इसी तरह नवाज शादाब जो है ये 3 से 4 ओवर, इट डिपेंड्स ऑन के क्या है। फिर आपके पास सलमान आगा भी है, उसके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेंच के ऊपर हमारे पास कोई बैटिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको बेंच बैटिंग लंबी करनी है, तो इसीलिए फ़हीम अशरफ ने एक बहुत ही अच्छा एविडेंस दिया हुआ है बैटिंग के एतबार से। तो वो इस वक्त ऐसा खिलाड़ी जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस बीच में से निकालना नहीं चाहते हैं। ये 2 ओवर का साथ में बॉलिंग कर ले, 2 ओवर का साथ में बैटिंग के साथ, ये इनको कुशन दे, इनको कॉन्फिडेंस दे बैटिंग यूनिट को, तो इसलिए किया। बाकी सारे जो नंबर मैंने रखे हैं उन्हीं के जेन्युइन नंबर दिए हुए हैं। Okay. जैसे फ़खर को 4 दिया हुआ, सलमान बस दैट्स गुड, वील टॉक मोर ऑन दैट। हफीज़, आपके 11 पे एक नज़र डालते हैं, जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सिर्फ मैच की हम बात कर रहे हैं। प्रेमदासा को वेन्यू नज़र में रखते हुए साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान ओपनर, 3 पे बाबर, 4 पे सलमान, 5 पे उस्मान, 6 पे शादाब, 7 पे नवाज, 8 पे फ़हीम अशरफ, 9 पे नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा 10 पे और उस्मान तारिक 11 पे। तो आपके पास भी 3 स्पेस ऑप्शंस हैं, आपके पास भी नसीम शाह है, आपके पास भी अबरार नहीं है, लेकिन आपने अच्छा, आपने फ़खर जमान को ओपन करवाया, आपने फ़खर जमान को भी टीम में रखा है। सो यू हैव दिस इज योर दोनों 11। की टीम में साइम अयूब है। जी, मेरी टीम में साइम इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैं उसको एज ए ओपनर स्कोर करवाना चाहता हूँ। अगर वो नहीं कर रहा तो मुझे उसके 2 ओवर नहीं चाहिए, ये 3 ओवर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बाकी सारी टीम प्रिडिक्टेबल नहीं है। मेरे पास 3 फास्ट बॉलर हैं जिसमें नसीम, सलमान और फ़हीम है, और मेरे पास 4 स्पिनर हैं जिसमें उस्मान, नवाज, शादाब और अगर ज़रूरत पड़ी तो सलमान। तो मेरे पास 20 ओवर करने के लिए 7 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है। तो मुझे इम्पैक्टफुल प्लेयर चाहिए, इसलिए मैं फ़खर को ओपन करवा रहा हूँ फरहान के साथ। और अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 6 ओवर खेलता है, इट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, कि वो एक इम्पैक्ट डाल देगा। Okay. बाबर को मैं 3 पे क्यों खिलाना चाहता हूँ कि अगर बाबर 3 पे नहीं खेलेगा, 4 के लिए वो सॉर्टेड नहीं है, और वो हमारा मोस्ट वो जो बैटिंग टैलेंट है वो हम बाबर को मानते हैं कि हमारी इस पूरी टीम का जो सबसे खूबसूरत टैलेंट है वो बाबर है। तो अगर हम उसको इस्तेमाल ही ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं। 4 उसकी अक्सर, जैसे पिछले मैच में बारी नहीं आई, आई डोंट वांट टू सी दैट, आई वांट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नंबर 3 बैट्समैन। और सलमान को मैं 4 पे क्यों कहूँ कि सलमान इज़ अ बेटर प्लेयर टू प्ले स्पिन, और श्रीलंका में स्पिन को 4 के ऊपर जो सॉर्टेड गेम है वो सलमान की बेहतर है बनिस्बत बाबर की। तो मैं इसलिए बाबर को ऑप्शन देना चाहता हूँ 3 पे, फ़खर और फ़खर जो फरहान है वो ओपनर, 4 पे सलमान, 5 पे उस्मान, 6 पे शादाब, 7 पे नवाज, 8 पे फ़हीम, और उसके बाद मेरे जो फास्ट बॉलर है नसीम और सलमान, और फिर उसके बाद जो आखिरी है वो उस्मान तारिक। तो इसमें मेरे पास 7 ऑप्शन है स्पिन की, और मेरे पास 8वें नंबर पे जो है वो फ़हीम अशरफ आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पहले 2 पैनलिस्ट की टीम लेकिन साड़ी गल मन्नी किसी ने नहीं। ठीक है, दोनों की टीम में नसीम शाह है, दोनों की टीम में फ़खर जमान है, दोनों की टीम में साइम अयूब नहीं है। सना मीर, आपकी 11 को देखते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड विच इज़ टुमारो एट प्रेमदासा। सना मीर की टीम में साइम अयूब हैं,
और वो ओपन करेंगे साहिबजादा के साथ। 3 पे बाबर, 4 पे सलमान, 5 पे फ़खर, उस्मान खान आ जाएंगे 6 पे, 7 पे शादाब, फिर 8 पे फ़हीम, नवाज ऊपर आ जाएंगे 8 पे। चलो ठीक है। नवाज तो है ही नहीं नहीं, नवाज नवाज सही। नीचे चला गया। अच्छा बिल्कुल हाँ, नीचे चला वो गया। नीचे चले गए, ये चलें, ऊपर ठीक है। आएंगे। शादाब, नसीम से फ़हीम ऊपर अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, उस्मान सो तारिक। ठीक है, बेसिकली सलमान नहीं रखा। नहीं, बेसिकली मैंने सिर्फ अबरार नहीं रखा, ठीक है, जिसकी सलमान भी जगह नहीं है इस टीम में। सलमान है चार में। सलमान मिर्जा। नहीं, सलमान मिर्जा की नहीं बात। रखा। हाँ जी, मैंने एक फास्ट बॉलर खिलाया, नसीम शाह। बेसिक बात चल रही है उसका बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आप ऊपर देखेंगे उसका बैटिंग ऑर्डर बदला है, जो हफीज़ भाई भी बात करें, क्योंकि अच्छे बाउंस वाले पेसर्स हैं, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा टैकल करेगा नंबर 3 पे। 4 पे सलमान, अगर स्पिनर आते हैं उनको टैकल करता है। फ़खर को आप जो इन्होंने खिलाया था ख्वाजा नाफे को, समझ, लेकिन 5 नंबर पे आप फ़खर आ गए, फिर उस्मान, और नीचे आपका बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल। बॉलिंग में आप नया बॉल जो है मेरे नज़दीक, क्योंकि टिम साइफर्ट को ले लें, फिन एलन को ले लें, न्यूजीलैंड की जो मैंने ओवरऑल बैटिंग का देखा है वो ऑफ स्पिन पे ज़्यादा फंस रहे हैं, तो मैंने ऑप्शन साइम का विद सलमान अली आगा ज़्यादा रखा है। फ़हीम भी आपके पास है नए बॉल, और साइम और सलमान अली आगा भी, और उसके बाद आपके स्पिनर्स आ जाते हैं फ़हीम, वो शादाब और नवाज और उस्मान। आप एक फ्रंट लाइन पेसर के साथ जा रही हैं, एक फ्रंट लाइन, अगर क्योंकि हम प्रेमदासा में खेल रहे हैं, अगर यही हम कैंडी पे चले जाएंगे उसमें एक फास्ट बॉलर ऐड और इन दोनों की टीम के मुकाबले में आपने साइम को रखा है, जिसकी वजह एक तो मेरे नज़दीक वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, पावर प्ले का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है उनकी बॉलिंग का जो ऑप्शन है, मेरे नज़दीक न्यूजीलैंड की टीम को देखा है वो ऑफ स्पिन पे हंसते हैं। ऑफ स्पिन का एक ऑप्शन आप दो आपके पास आ जाए। सलमान ने तो टोटल 2 ओवर किए, तो मैं इसलिए रखना चाहूँगी उनको कि स्पिन से उनको आप प्रॉब्लम दे सकते हैं। और जो भी है, साइम अयूब इस वक्त वन ऑफ द टॉप T20 ऑलराउंडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं अभी उनसे परफॉर्म हो रहा, बट आई बैक हिम। जहाँ इतना आपने बैक किया पिछले 2 से 3 साल, आई कीप बैकिंग हिम। एक सर्ट फीलिंग ऐसी आती है कि यू टेकन हिम इन द साइड मोर फॉर हिज बॉलिंग। नहीं, बैटिंग उनका, पावर प्ले का यूज़, अगर अभी भी आप उनका स्ट्राइक रेट देखें पावर प्ले में, ऐसा किसी मैच में नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रैग किया, ठीक है, उसको उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, 80 में कन्वर्ट नहीं किया एज एन ओपनर, जो उनको करना चाहिए, दैट इज़ हिज जॉब। बट वन पार्ट ऑफ हिज जॉब इज़ कि पावर प्ले को यूज़ करें। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने 20 बॉलों पे 20 किया, कम हुआ है। ज़्यादातर यही होता है कि 10 बॉलों पे 20 करके वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, 9 की एवरेज है। एवरेज, हाँ एवरेज। मैं स्ट्राइक रेट मेरा वही सवाल था कि अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे होते तो वुड यू स्टिल play him in your 11 as a pure batter? Maybe not. Okay. उमर गुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड कल के मैच के लिए उमर गुल ने चूज किए हैं, उसमें साइम अयूब हैं, इनके साथ साहिब जफरान ओपन करेंगे। बाबर 3 पे, 4 पे सलमान, 5 पे फ़खर, उसके बाद उस्मान खान 6 पे, शादाब 7 पे, 8 पे मोहम्मद नवाज, 9 पर नसीम शाह, फिर सलमान मिर्जा 10 और फिर उस्मान तारिक 11। नसीम शाह एक ऐसे प्लेयर है जो चारों की टीम में है। अच्छा, इनकी टीम में फ़हीम नहीं है तो असल टीम में नहीं। मेरी और उमर भाई की टीम बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, इसमें फ़हीम को मैं नहीं कि मैं बैटिंग लाइनअप को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि आप बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैंने फ़खर को ऐड किया, और फ़खर को यहाँ पे तो मैंने नंबर 5 लिखा है, लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर है ना तो मैं उसको 3 बाबर और उसको 3 और 4 पे खिलाऊंगा। लेफ्टी राइटी मैं उनको खिलाऊंगा। साइम अगर जल्दी आउट होते तो मैं फ़खर को पावर प्ले में भेजूंगा, अगर राइटी आउट होते तो मैं बाबर को। जिस तरह सना ने कहा कि उनके पास अच्छे टॉल पेसर्स है, और वो उनको मेरे ख्याल से बाबर और फ़खर अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें को बैटिंग परफॉर्मेंस से मैंने उसको इसलिए ये रखा है, जो विन कंडीशन है मेरे ख्याल से साइम जो स्पेशली जो 2 ओपनर है उनके लिए अच्छा मैचअप हो सके। उसके जो कैरम बॉल है या उसका जो वो है स्टेटरमन टिम सैफर्ड और फिन एलन के लिए वो विदन टॉप और उसके करीब जो पैड के करीब बॉल करता है, आई थिंक साइम अच्छा। और उसके साथ नया बॉल अगर ऑपरेट करे वो होगा सलमान मिर्जा, उसका इन स्विंग दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों बैटर ऊपर से जिस तरह डोमिनेट करते हैं और एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी जो फ्रंट लेग है उसको ओपन करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रूम देते हैं। अगर वहाँ से साइम या सलमान मिर्ज़ा के जो भी अंदर बॉल आता है तो मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज हो सकता है, आप आउट कर सकते हो। सेकेंडली पेसर को 2 पेसर को मैंने इसलिए ऐड किया कि अभी तो आप यहाँ पे कोलंबो में खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको
डेथ के ओवर में भी काम आ सकते हैं, रिवर्स स्विंग यहाँ आपको मिल सकता है। और सेकेंडली मैंने इन 2 पेसर्स को इसलिए भी खिलाया है कि आगे जो हमारे मैचेस है वो पालाकली में है, वहाँ पे आपको मे भी एक्स्ट्रा पेसर की ज़रूरत पड़े। बाय द सेम टाइम जो हमारा जो सीनियर बॉलर है शाहीन, मैं उसको रेडी करूँगा, ये नहीं कि मैंने उसको राइट ऑफ किया है, उसके जो भी प्रॉब्लम है टेक्टिकली है या टेक्निकली उसके साथ काम करूँगा। लेकिन कल के मैच में ये हम सजेस्ट कर सकते हैं, या हमारी जो 11 है, मैं सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह के साथ जाऊँगा। इब्रार विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन जो फॉर्मेशन कल के मैच के लिए बन रही है, क्योंकि एक तो मैं बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, दूसरा हमारे पास उस्मान तारिक है जो कि आपके तीनों फेज़ में स्पेशली डेथ के ओवर में अभी तो बॉल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में मैंने उसको अगर साइम ना होता तो मैं इब्रार से फिर पावर प्ले में कराता। लेकिन जो मैचअप है सलमान मिर्ज़ा और साइम इन दोनों ओपनर के लिए अच्छा है। इन्होंने तो अपना 12वां खिलाड़ी पप्पू बता दिया, आप लोगों ने नहीं बताया 12वां खिलाड़ी कौन है ये आपका। आपने मेरे से धोखा कर दिया, मैंने तो टीम पहले ही अनाउंस कर दी हुई है। दोबारा सुनना वर्ल्ड वाइड चाहेंगे? है। दोबारा सुनना चाहेंगे? नहीं, लेकिन वो उसमें तो पूरे साके का सोशल मीडिया में हड़ताल चल चल रही है। नहीं नहीं, वो साका 15 में है, साके ने हड़ताल की थी। साका माजा दोनों 15 नहीं, में। ताजे ने भी हड़ताल की थी। ताजा मैं बता रहा हूँ ना, 12 अनाउंस किए तो ये 3 बीच में आ गए ना, साका माजा ताजा। आप लोगों की जो टीम है उसमें मार्क डिफरेंस जो है, 2 के पास साइम अयूब हैं और नसीम शाह सबके पास हैं, और शाहीन शाह अफरीदी सकलैन मुश्ताक की टीम में है। और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता और- दूं, क्यों? एक चीज बता नहीं, दूं, ये ये सुनिए। चारों टीमें अगर कल ना खेलें, नहीं मेरे खेलेंगे। ख्याल से गुल ये उमर चारों भाई टीमें वाली नहीं टीम खेलेंगी। खेलेगी। फिर मैं आपको मैं बता घूम जाने की। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। देयर सर्टेन पॉइंट्स जो हमने अभी बताए थे माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, बाबर एंड ऑफ कोर्स साइम अयूब, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनसे थोड़े सवाल मेरे पास हैं जो पूछने इनके 11 के बारे में। तो देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक वंस अगेन, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अभी ब्रेक से पहले हमारे चारों पैनलिस्ट ने अपनी अपनी 11 बताए जो कि उनके हिसाब से खेल सकते हैं कल प्रेमदासा में न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन मैं इनको बता दूं कि इनकी चारों की टीम नहीं खेलने वाली कल खेलेगी टीम वही जो हम देखते आ रहे हैं, वो ऐसा ही लग रहा है। साइम अयूब, फ़खर जमान, फिर 3 पे सलमान, 4 पे बाबर। 4 पे बाबर आए, और मेरा एक सवाल आता है जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी, उसमें भी इंडिकेशन यही थी कि उन्होंने जिक्र किया माइक हैसन ने पिछले मैच का कि जहाँ पे बाबर की शायद 11वें-12वें ओवर के बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला इट्स पार्ट ऑफ दैट प्लान। आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी जिसको मैं काफ़ी देर सोचता रहा प्री मैच में सकलैन, कि स्टीव स्मिथ को क्यों नहीं खिला रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कर जाए और फिर बाद में उल्टी पड़ जाए बात। क्या यही चीज़ फ़खर जमान पे अप्लाई होती? उसका रिकॉर्ड अच्छा है 4 नंबर पे, उसका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है। एक फॉर द सेक ऑफ डिबेट बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्चुअली ऐसा सोच रहा है। देखिए, इनका तो ऑस्ट्रेलिया की तो कैंपेन ही ख़त्म हो गई थी ना, तो अब वो कैंपेन ख़त्म हुई तो उस वक्त तो ये चीज़ चलो बन जाती है। ठीक है, पॉइंट। यहाँ पे अभी कैंपेन शुरू हुई है, अब आप अगली फेज़ में जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े लोग हैं, बिग बॉयज़ जो कि प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, जिनका बिलीफ बड़ा तगड़ा है, और टीम के अंदर जो है वो जाते हैं तो धड़ल्ला महसूस होता है। सब कहते हैं यार हाँ ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है। बैटिंग यूनिट में जब आप देखते हो कहते हैं यार ये लड़ने वाले हैं, बॉलिंग यूनिट में देख देंगे यार ये लड़ने भिड़ने वाले हैं। ऐसे लड़के अब आपको चाहिए आगे, तो उसमें से फ़खर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और इसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 डिफरेंट फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुआ है। तो अब आप जब नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके जो भी पॉसिबल्स हों उस 15 में, वही उस पर फोकस करे पाकिस्तान। एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आगे बढ़ता हूँ। आप अकेले हैं, आपके 11 में शाहीन शाह अफरीदी हैं, 250 मिलियन लोग जानना चाहेंगे। मैं आपकी तरफ से आप पहले भी क्लैरिटी दे चुके हैं क्यों शाहीन शाह अफरीदी आपकी टीम में है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर। देखिए, अगर वो फिजिकली कोई उसको इंजरी नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको कभी भी राइट ऑफ नहीं करूंगा। वो इस वजह से कि मैंने उसको बहुत क्लोजली उसके साथ काम किया हुआ है। जब आप किसी प्लेयर की मेंटल असेसमेंट करते हैं कि वो कितना तगड़ा है, फॉर्म का ना होना, बाज़ औक़ात क्या होता है कई बॉलरों के अंदर आदत होती है कि मैं इन सब का लोड मैं खुद उठा लूँ। इसके अंदर ये एक ऐसी चीज़ है कि बजाय इसके कि तुम अपना काम करो, दूसरों का भी लोड उठाना शुरू कर देता है और वो अपनी लिमिट से ज़्यादा चला जाता है। इसको मैं हमेशा से, जो बॉलिंग कोच था उसको मैं ये कहता था, मुझे इसका एग्रेशन अच्छा लगता है, लड़ता है भिड़ता है, बट आई नीड कम्पैक्ट, कंपोज, कामनेस एज वेल, कंट्रोल एग्रेशन। अगर तुम इसको कंट्रोल एग्रेशन पे ले आओगे, इसका स्विंग भी वापस आ जाएगा और इसका कंट्रोल भी वापस आ जाएगा। तो जब वो मैसिव करना चाहता है ना, पहली गेंद पे आउट करना है, तो आप अपनी लिमिटेशन से बाहर आ जाते हैं, टेक्निकल फ्लोज आते हैं, गेंद की प्रेजेंटेशन ऑफ द
सीम एरिया वो आगे पीछे हो जाता है, तो कंट्रोल का थोड़ा सा है। तो मैं इसको इसीलिए रखूँगा क्योंकि ये तगड़ा खिलाड़ी है, लड़ने वाला भिड़ने वाला है, ये गिरने वाला नहीं। आप इसको तोड़ दो वो टूट जाएगा, झुकने वाला नहीं है, जो मेरी अपनी असेसमेंट जो हमने की थी पहले से। अभी इसकी फॉर्म उस तरह की नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ अभी भी मुझे इसके ऊपर बिलीफ है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, इसको चैनल किया जाए। पहला ओवर यही करे, ये भी गलत किया आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। पहला ओवर सलमान ने किया, अच्छा गया, बट पहला ओवर इसको करवाया जाए, दूसरा कोई और आए, इसको पावर प्ले में 2 ओवर करवा के बीच में आप इसको बस्ट मरवाएं आउट करवाने के लिए, और इसको आप उस अच्छे तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन कर लें। उस हिसाब से आप जो आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि जो सिचुएशन में इस वक्त है, पाकिस्तान सुपर 8 एक क्रूशल स्टेज में जा रहा है, आप उसकी बिलीफ और एक्सपेक्टेशन पर उसको खिलाएंगे क्योंकि करंट फॉर्म तो इस बात को सपोर्ट नहीं करता फिलहाल। देखें, मैं एज ए क्रिकेटर मैंने अपने बड़ों को भी देखा और मैंने खुद भी फील किया, जब आपकी फॉर्म नहीं होती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक सोच का आना होता है, एक गेंद का होना होता है, एक विकेट का मिलना होता है। आपको एक ऐसा सिचुएशन मिल जाती है तो जो नंबर 1 बैट्समैन बॉलर होता है या बैट्समैन होता है, उसकी सोच फौरन ऊपर चली जाती है। वो ये नहीं होता कि आपने 4 ओवर करके निकल जाता है। जो इम्पैक्टफुल बॉलर होता है, विकेट टेकिंग बॉलर होता है, लड़ने भिड़ने वाला होता है, उसको सिर्फ वो एक चीज़ स्पार्क करने वाली होती है, जब वो आ जाती है वो आपको फिर अपने वही ग्लिम्स दिखाता है। पॉइंट टेकन। हफीज़, आप और आप सब लोगों ने, किसी ने भी नाफे को पूछा नहीं, लकी कमेटी इतनी निकली, सब ने उस्मान ही डाला, नाफे कहीं भी सोच में आया आपके? नहीं, देखिए मैंने क्योंकि नाफे का नंबर 5 पे खेलने के कुछ नंबर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। उस्मान फिर भी पिछले 2 साल से पाकिस्तान की टीम में बगैर कुछ किए भी साथ साथ चल रहे हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट है, बगैर कुछ किए। तो नहीं है ना, आप उनके परफॉर्मेंस निकाले, कहाँ पे उन्होंने ऐसा इम्पैक्टफुल परफॉर्म किया। तो 2 आपकी साल टीम में में उनके क्यों है 30 T20 हो गए हैं, लेकिन इन 30 T20 या शायद इससे भी ज़्यादा हों। अगर 30 T20 एक बंदा खेल ले लगातार और उसको 2 बड़े टीम इवेंट्स मिल जाए, आपको हर तरह से उसको बैक किया जाए। देखिए मैंने तो आज तक उनका कोई मैन ऑफ द मैच नहीं देखा पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं देखी, लेकिन उनको खिलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि खिलाया जा रहा है तो फिर इस वक्त नाफे और इसमें अगर टाई पड़ेगी तो मैं चाहूँगा कि उस्मान खान ही खेले इवन एज अ कीपर। एज ए कीपर। तो कीपर एक ही खेलेगा ना, या नाफे खेलेगा? इवन एज अ कीपर आप फील करते हैं दोनों बराबर हैं? कीपर तो दोनों जफियाँ डालने वाले हैं। ठीक है, बेहतर है, तो नाफे दोनों ऐसी हैं यार, दोनों को प्रॉपर कीपर नहीं है, दोनों एक मेकशिफ्ट ऑप्शन है। दोनों की कलेक्शन मैं समझता हूँ एज ए कीपर बहुत शानदार या बेहतर भी नहीं है, दे आर जस्ट प्लेइंग एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है। प्रीवियस मैचेस को अगर देखें प्रेमदासा पे, जहाँ पे जिम्बाब्वे के मैच में टेस्ट केस है, उसके अलावा भी आपकी टीम में एक पेसर है, आपने कहा कि मैं एज फ़हीम अशरफ को नहीं यूज़ करूँगी, तो नहीं, फ़हीम अशरफ को यूज़ एज इज नॉट योर फ्रंट लाइन, जो प्रॉपर ऑल अराउंड बॉलर नसीम शाह है सिर्फ जी। आप उस सारे रीसेंट रिकॉर्ड के अगेंस्ट जाएंगी, आप एक ही खिलाएंगी फ्रंट लाइन पेसर? कौन सा रीसेंट जो पिछले मैचेस प्रेमदासा में तो स्पिनर्स ने काफी जिम्बाब्वे का गेम देखें तो ओवरऑल पेसर्स ही रहे हैं, मुझे रबानी ने विकेट्स लिए हैं, जिम्बाब्वे की तो स्ट्रेंथ ही पेसर्स है, बट जब आप ओवरऑल जब आप रिकॉर्ड निकालते हैं प्रेमदासा का, तो स्पिनर्स का रोल जरा ज्यादा रहा है जो मैंने देखा है। आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले भी? नहीं, इस जब वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए सिर्फ प्रेमदासा की वजह से मैंने एक फ्रंट लाइन सीमर खिलाया है। कैंडी में अगर ये मैच होगा तो ऑब्वियसली उसमें टीम में एक चेंज आएगी और एक पेसर और ऐड हो जाएगा। जो आपने उस्मान और ख्वाजा वाली बात की, उस पर थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि मैंने भी उस्मान को खिलाया, क्योंकि मेरे नज़दीक जो कीपर होता है वो एक तरह से स्पाइन होती है आपकी टीम की, आप उसको बार बार नहीं बदल सकते। मैंने ख्वाजा को बहुत ज़्यादा, ख्वाजा नाफे को विकेट कीपिंग करते इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देखा। एक मैच उन्होंने खेला इससे पहले, तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता, तो मैं इस वजह से सिर्फ उस्मान को प्रेफरेंस दिए। अदरवाइज़ हो सकता है ख्वाजा आगे आने वाले अरसे में बेहतर परफॉर्म करे। एक पेसर का वजह ये है कि मुझे लगता है कि आपको स्पिनर को भी यूज़ करना पड़ेगा। न्यूजीलैंडर्स बहुत आउटस्टैंडिंग फास्ट को खेल रहे हैं, आप साइम को यूज़ करें, आप सलमान अली आगा को नए बॉल के साथ नसीम के साथ यूज़ करें। और नसीम शाह को हम भूल रहे हैं, नसीम शाह भी उन बॉलर्स में से है जो जितना बड़ा मैच होता है, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उनका बेस्ट निकलता है। जिस वक्त शाहीन इंजर्ड हुए ऑस्ट्रेलिया में, आउटस्टैंडिंग आपको नए बॉल से स्टार्ट नसीम शाह ने दिया। जो इंडिया का मैच आपने 120 पे इंडिया को आउट कर दिया, बॉलिंग आपने बहुत अच्छी कराई, उसमें ऊपर से नसीम शाह ने आपको मेन विकेट्स लेके दिए। सो उनको बाहर बिठाना जब वो अच्छी फॉर्म में है, हमने लीग क्रिकेट में अभी इस वक्त देखा है कि तीनों फेजेस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो इसलिए सलमान मिर्ज़ा नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं,
बट सिर्फ इस वजह से उनको मैंने प्रेफरेंस दी है कि एक एक्सपीरियंस है, आपके सुपर 8 शुरू हो चुके हैं और एक प्लेयर अच्छी फॉर्म में, ही हैज़ बिन देयर, तो अगर आप एक सीमर से जाएंगे तो वो होगा। और बाकी स्पिन हैवी टीम को मैं लेके जा रही हूँ, स्पिन हैवी ऑलराउंडर्स हैं सारे जो बैटिंग भी कर सकते हैं, फील्डर्स सारे बहुत अच्छे हैं। उस अबरार और जब आप उस्मान को साथ खिलाते हैं तो थोड़ा सा एक फैक्टर फील्डिंग का भी एक आ जाता है कि थोड़ा सा आप उसमें, क्योंकि अगर आप नवाज़ की बात करें, शादाब की बात करें, वो फील्डर्स भी साथ बहुत अच्छे हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया। अगर हम न्यूजीलैंड की साइड देखें जो कि अभी तक खेलती आ रही है टूर्नामेंट में, ज़्यादा इनके मैचेस तो इंडिया में ही हुए हैं। आई डोंट नो कि प्रेमदासा में उनके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उमर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, क्योंकि इश सऊदी को अभी तक कोई मैच नहीं दिया है। ब्रेसवेल आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से, सिर्फ सैंटनर रह गए हैं, ग्लेन फिलिप्स जो हैं उनके पार्ट टाइमर हैं, बाकी तो इनके 4 पेसर ही हैं जिन पे टोटली डिपेंड करते हैं। हेनरी, जेकब, डफी आपका और फर्गसन हो गए, अपना नीशम हो गए, ऑप्शनल हैं वो बैटिंग के साथ। जी बिल्कुल, लेकिन सेंटर के साथ वो फिलिप को यूज़ कर रहे हैं एज अ 6 बॉलर, वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मेरा ख्याल से जिस तरह की कंडीशन है तो यहाँ पे आप इनको दूसरे स्पिनर खिलाना होगा, क्योंकि जिस तरह की आप प्रेमदासा की जो कंडीशन या दूसरी टीम जिस फॉर्मेशन के साथ जा रही है, तो थोड़ा सा ये है कि इनके पास बेंच पे है अभी वो एक ऑलराउंडर भी उनका है, ब्रेसवेल को जो रिप्लेस किया। इवन इश सऊदी काफ़ी एक्सपीरियंस रखा है, काफ़ी टाइम से टीम के साथ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे खिला सकते हैं। इनके पास वो तो है, बेंच पे स्पिनर्स तो है, लेकिन लेट्स सी कि इनका क्या अब वो फर्गूसन वापस आ गया है कि नहीं, उनके जो फैमिली वो थे जो प्रॉब्लम ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, उन्होंने कहा था कि सुपर 8 में ज्वाइन हाँ, तो हैड अ बेबी बॉय। ओके, तो इस सऊदी एक्सपीरियंस लड़का तो पीछे बैठा हुआ है, उनका खिला सकते हैं, एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह हमने कहा कि प्री मैच में कि जिमी नीशम को ये नीचे ऑलराउंडर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्पिनर को थोड़े से अपने बैटर्स को कहना होगा कि आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम एक स्पिनर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड पे थोड़ी और बात करेंगे ब्रेक के बाद, और फिर देखेंगे और क्या ऑप्शंस हैं, और एक आध सवाल इनकी 11 पे भी है। तो ये लास्ट ब्रेक है, इसके बाद वापस आएंगे, रैप अप करेंगे, बड़ा दिन है कल। सो ऑल गेयर्ड अप एंड ऑल एक्साइटेड, देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक। तो बात करते हैं कुछ इस फाइनल सेगमेंट में, एक सवाल ऐसे उठा ब्रेक में, पूछते हैं, हफीज़ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट का ये सोचना था, स्पेकुलेशन ये है कि शायद वही टीम खेले जो पिछला मैच खेली है सुपर 8 पे नमीबिया के साथ, लेकिन क्या उसमें कहीं कोई गुंजाइश है कि नाफे शुरू से साथ नहीं है टीम के, पहली आउटिंग उनको मिली थी, ऐसी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही थी, जब आपने फैसला कर ही लिया है कि शायद अबरार को आप ना खिलाएं, तो क्यों ना नाफे की जगह एक एक्सपीरियंस बैटर आ जाए? नहीं, आप फ़खर, तो मैंने तो यही सवाल तो पहले किया कि अगर आप पहले ए प्लान में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, उस प्लेयर का जिसने पाकिस्तान के लिए पिछले 10 साल में इतनी परफॉर्मेंसें दी हो, 8 सालों में हर जगह पे बड़े बड़े सिचुएशंस पे उसने परफॉर्म किया हो, उसके कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पहुंचा होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप जरा इसको कंसिडर करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बुरा डिसीजन था। मैं नथिंग, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम नाफेस टैलेंट, लेकिन ना आपने उसको इससे पहले कभी टेस्ट किया, और एक सडन मोमेंट के ऊपर आप इतने बड़े प्लेयर के ऊपर उसको बिठा रहे हैं, और पहले 3 मैचेस के प्लान्स के अंदर भी आप उसको शामिल नहीं कर रहे, आपने 3 टीमें बदल दी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ दह चीज़ होगी फ़खर के लिए भी, फ़खर के फैंस के लिए भी, और हमारे लिए भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक बैट्समैन डालना ही था तो आप उस प्लेयर को डालो जिसके स्टैट्स मौजूद हैं, जो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुका है, और वो मैं नहीं समझ पा रहा कि उसके टैलेंट को इतना अंडरमाइन क्यों किया जा रहा है। आपने कई बार बात की है कि मैं एक सेटअप बना हुआ है, उसको मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगी जिससे आप जा रहे हैं, लेकिन नाफे को हटाने में एज सच कोई डेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से आपके साथ नहीं थे, आपने सिर्फ एक वन ऑफ चांस दिया। जी, मैंने जो टीम आपको की है उसमें यही चेंज है, बेसिकली नाफी की जगह फ़खर को लाया, और बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी तब्दीली है कि बाबर 1 डाउन चले जाएं, बिकॉज ये न्यूजीलैंड की अच्छी पेस और बाउंस है, बैकफुट पंचेज, और वो टेक्निक में बाबर सलमान से बहुत सुपीरियर हैं, सो वो उसको बेहतर हैंडल कर सकते हैं। सो आई थिंक बिल्कुल ख्वाजा की जगह, क्योंकि वही बात है ना, नाफे के साथ भी उनको भी इतनी आप लॉन्ग रन नहीं दे रहे, बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब आके आपने उनको टीम में डाल दिया। तो अब सुपर 8 में इट्स अ नॉकआउट स्टेज, यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होगा। नामीबिया के अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंट था, उसके बावजूद ऑब्वियसली वो जाते साथ बड़ी इनिंग्स या इम्प्रेस नहीं कर सके। सो ये जगह ऐसी है जहाँ पर बिग मैच प्लेयर्स आपको चाहिए, इसीलिए मैं नसीम को बैक कर रही हूँ कि वो उनको आना चाहिए। और जैसे सबने बात की, फ़खर
कि मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो चारों पैनल्स की टीम्स में हैं, नसीम शाह भी और फ़खर जमान भी, तो इनको बाहर मेरे नज़दीक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लकी कमेटी में नहीं है। लगी कमेटी। एक क्विक नज़र डालते हैं, एक सवाल है न्यूजीलैंड की टीम को देखें और मैंने कहा कि 41 हो चुकी है पिछले 2.5-3 साल में इन दोनों टीमों के बीच में, आइडिया हो गया एक दूसरे को। एक शख्स है जिसके बारे में सकलैन मुश्ताक सबसे ज़्यादा बता सकते हैं, डैरल मिचेल। उनका एक अजीब व गरीब लाइकिंग है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सब कॉन्टिनेंट में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका, पाकिस्तान के खिलाफ उनके ओडीआई फॉर्मेट में 100s हैं और अभी भी बड़े अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं। उनका क्या करें, कुछ कोई आइडिया? देखिए, इज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट द स्पेन, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, और बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उसका फुटवर्क बड़ा अच्छा है, उसको मनूवरिंग भी आती है, उसको जो है वो चौके छक्के मारने भी आते हैं, और बड़ा अच्छा खेलता है। और आई थिंक इसके लिए हमें स्पिनर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो उसका नंबर है उस नंबर के ऊपर आपको, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाने की बजाय एक आध ओवर आप बीच में से करवा के उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और आपको जो है डैरल मिचेल के ख़िलाफ़ अगर ऑब्वियसली जहाँ वो आता है तो वो स्पिन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो चल रहा होता है रोल, तो वहाँ पे आपको जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। उस्मान से ऊपर बॉलिंग कराएंगे नहीं तो हम ना ही समझे फिर। देखिए, हमारी तरफ से हम तो ये इनको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, ठीक है, शायद वो उससे कोई असर ले लें। बाकी जो है वो उसने कहाँ पे रन नहीं किए, इंडिया में जाके उसने रन किए, पाकिस्तान में जाके रन किए, उसने टॉप स्पिनर्स जितने भी हैं, चाहे लॉन्गर वर्जन है शॉर्टर वर्जन है, वो बड़ा इन्जॉय करता है, उसका फुटवर्क अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप जो शॉट कहेंगे वो खेल लेता है। तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा उसको, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगेंस्ट स्पेन। रैप अप करने से पहले दोनों के बॉलिंग अटैक्स उमर जब देखते हैं तो बड़ा ही कंट्रास्ट है, एक बड़ा फास्ट बॉल हैवी है और एक बड़ा स्पिन हैवी है। आई डोंट नो कौन सही होगा कल प्रेमदासा में, बट न्यूजीलैंड को आप देखें तो आपने खुद ही कहा, नहीं अभी आपने कहा कि इस सऊदी को शायद ना खिलाएं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसका मतलब आप यू बॉयल डाउन टू योर 3 सीमर्स नीशम एंड देन यू गेट एंड पार्ट टाइम, और पाकिस्तान है ही टोटली स्पिन हैवी, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि दोनों बॉलिंग अटैक्स में कौन सा ज़्यादा कामयाब साबित। मेरे ख्याल से है जिस तरह हमने अगेन एंड अगेन कहा कि उनके पास भी बेंच पे प्लेयर्स है, उनका जो रिप्लेस किया है ब्रेसवेल को ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कोल, तो वो अगर आप पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप में भी देखें तो 3-4 हमारे भी लेफ्टी है, अगर जो टीम हमने बनाई उसके हिसाब से अगर खेले तो उन स्पिनर पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से कि भाई ने कहा इस सऊदी को आई डोंट थिंक सो कि वो खिलाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। रमज़ान के महीने मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, आप लोग बड़े लोग हैं, जानते होंगे लोगों को, किसी तरह से मैसेज पहुंचाएं कि अगर टॉस जीत जाए तो बैटिंग कर लें पहले अगर ये हो सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप यहाँ रहे। कल मुलाकात होगी सुबह, बिल्कुल तैयार के, सुबह तो नहीं इनफैक्ट शाम को मैच है और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। हम आपकी खिदमत में 5 बजे पहुँच जाएंगे और फिर सुपर 8 के साथ आप लोगों के साथ आगाज़ करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में द बेस्ट टीम प्ले, एंड वी आर वेरी हैप्पी पाकिस्तान बीइंग इन सुपर 8 और उम्मीद करते हैं कि और आगे नेक्स्ट राउंड में पाकिस्तान जाए। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट एंड अस्सलाम वालेकुम।